हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज स्टेट एकेडमी। तो चलिए आज हम बिहार स्टेट 2024 का सेट नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। अगर कल रात में जो भेजा गया था आप लोग का पीडीएफ अगर वो बना लिए हैं, चलिए उसका आंसर आप मिलाते चलिएगा, ठीक है। तो एक बार बताना चाहेंगे आप लोग को कि अगर आप बिहार स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रत्येक दिन रात में हम लोग 8 बजे एक पीडीएफ आपको भेजा जाता है। उस पीडीएफ को आप खुद से बनाकर फिर उसको सुबह में आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय आपका हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे और वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, तो एक बार पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, इसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज 4 है आपका। आइए, तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं हम आपको। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है कि मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। तो कौन सा हार्मोन जो है अधिक सक्रिय होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का। चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा, आप लोग भी आंसर करते चलिएगा क्योंकि आप लोग आंसर करते नहीं हैं, ठीक है। आइए, तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादक है, ठीक है। मतलब दूध के उत्पादक में कौन सी नस्ल सबसे अधिक है, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, होलस्टीन फ्रीजियन। इसका जो नस्ल से सबसे अधिक दूध उत्पादन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। 3 में क्या है, आइए, 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि गाय और भैंस में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंडा जिम्मेदार है, ठीक है। तो कौन जिम्मेदार है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाय और भैंस में, तो याद रखिएगा जीवाणु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। 4 में क्या है, आइए, कि गेहूं की बैकिंग गुणवत्ता डैश के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लूटेन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं कि धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 4 डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या है, आइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है, तो हरित ईंधन का स्रोत कौन है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। 7 में क्या है, आइए, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है, ठीक है, तो कौन सा फसलों के लिए है, ये हो जाएगा आपका 7 का राइट आंसर, गेहूं और चावल के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। 8 में क्या है, आइए, कि पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, ठीक है, तो कौन सा भाग करता है पौधों का फूल बनाने का, तो 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पर्ण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के चलते हैं। 9 में क्या है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रसायन चक्र कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्यों चलते हैं। 10 में क्या है, आइए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो, ठीक है, किसको दिया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुक क्रिया के द्वारा अपघटित नहीं होता है, ठीक है, तो कौन नहीं होता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लास्टिक पदार्थ नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के चलते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, ठीक है, तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये आपका एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में क्या है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी एकल जाति, ठीक है, और उसके आवास में पर्यावरणीय घटकों
का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्व पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते हैं। 14 में क्या है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कौन सा बिंदु कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये आपका अधिकेंद्र कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। 15 में क्या है कि निम्न में से कौन गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अल नीनो, ये एक प्रकार का गर्म जलधारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं। 16 में क्या है, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो आप सबको पता होगा चावल के उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान पे चीन है, द्वितीय स्थान पे कौन है, तो ये हो जाएगा आपका भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। 17 में क्या है, आइए, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है, ठीक है। ऐसा कौन सा ग्रह है, आप पता होगा, ठीक है। तो आप 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह में से कौन सा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। बाकी जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, यानी कि 6 ग्रह वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शुक्र, शुक्र और अरुण, याद रखिएगा, शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सब जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलते हैं। 18 में क्या है, आइए, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है कि कृषि का उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है। तो कृषि के उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो याद रखिए ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रकार की वस्तु पर, ठीक है, स्टार रेटिंग की प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो किस प्रकार की वस्तु पर लाई जाती है, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकार की वस्तुओं पर स्टार रेटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है कि अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है, याद रखिएगा ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था, ठीक है। मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा अशोक मेहता समिति के द्वारा ये दिया गया था इसका सुझाव कि हाँ त्रिस्तरीय समिति लाया जाए, ठीक है। अशोक मेहता के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के चलते। 22 में क्या है कि अनुच्छेद 41 के तहत निम्न में से कौन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो अनुच्छेद 41 के तहत कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही है, अन्नपूर्ण योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है, इंदिरा गांधी वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, ठीक है। इन दोनों योजना के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2000 को इसकी शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए और कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो याद रखिए गाजियाबाद से, ठीक है। अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो गाजियाबाद से, याद रखिएगा गाजियाबाद से इसकी शुरुआत हुआ था। ओह चलिए, और अगर हम बात करें इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत 1995 में हो चुका था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों हो जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि काला पानी कहाँ अवस्थित है। तो काला पानी एक सजा भी होता था, आप लोग सुने होंगे, ठीक है, काला पानी की सजा दिया जाता था। तो काले पानी कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है, चलिए काला पानी कहाँ स्थित है, ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, काला पानी ये भारत और नेपाल के बीच विवादित सीमा है, ठीक है। काला पानी का जो सीमा है ये भारत और नेपाल के बीच में विवादित सीमा का काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है
इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा सागर क्या है? एक धार्मिक स्थल है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिए न्यूमोर द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ऐसे मतलब स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बिहार स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के चलते 25 में क्या है? भारत का रेलवे एवं यातायात विद्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, सॉरी, भारत का रेलवे एवं यातायात विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ोदरा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए ये आपका अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। 27 में क्या है कि प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंत विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था? ठीक है, ये कौन सा अधिनियम था? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। 28 में क्या है? आइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी? तो कब स्वीकृत की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? ये हो जाएगा आपका 10 दिसंबर 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है? ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280 के तहत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो किसे दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दिया गया है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 32 में आता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय था, इसकी स्थापना कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? NABARD, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो कब किया गया था? तो 32 का राइट आंसर क्या जाएगा? ये 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? आइए इसका देखते हैं। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मानव पूंजी, उत्पादन का सक्रिय साधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। 34 में क्या है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। आयकर और उपहार ये दोनों क्या है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर में आता है। ठीक है, आयकर उपहार किस में आता है? तो ये आपका प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा, यानी कि दोनों का दोनों हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। 35 में क्या है? मिताक्षरा एक हिंदू विधि ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन थे? तो कौन हो जाएगा 35 का? तो ये हो जाएगा आपका विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कल्हन ने भी एक पुस्तक लिखे थे, ठीक है, जिस पुस्तक का नाम था आपका राजतरंगिणी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बैथलेहम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन ईसाई धर्म का सांप्रदायिक नहीं है? तो कौन ईसाई धर्म का सांप्रदायिक नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, आर्कियन। ठीक है, ये आपका ईसाई धर्म का संप्रदाय नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को चलते हैं कि संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाली यात्री सर्वप्रथम लगाया, ठीक है, मतलब कि संपूर्ण विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो कौन लगाया था? सबको पता होगा, मैगलन ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। 39 में क्या है? आइए, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो सिकंदर को, ठीक है, पंजाब के शासक कौन? पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था, इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए हाइडियास्पिस का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये याद रखिए झेलम नदी के किनारे युद्ध को लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग आंसर कीजिए, इसका क्या होगा? चलिए दोस्तों,
40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? क्या रूस को कहा जाता है, जर्मनी को, कि तुर्की को, कि यूनान को? किससे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, जब आप एक चैप्टर पढ़िएगा 9th क्लास में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको दिखेगा कि जब पढ़ना फ्रांस की क्रांति, ठीक है, उसी में प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो तृतीय स्टेट का कौन हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा, तृतीय स्टेट में कृषक आते हैं, मजदूर आते हैं और वकील आते हैं। ठीक है, लेकिन पादरी ये जो है ये आपका तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है। पादरी किस स्टेट का हिस्सा है? तो याद रखिएगा ये आपका प्रथम का है। ठीक है, पादरी लोग प्रथम में आते हैं, द्वितीय में आपका कुलीन वर्ग आते हैं, और द्वितीय वर्ग पूछता है तो कुलीन, तृतीय में आपका ये सब आ जाएगा, मजदूर उजूर आ जाएगा। ठीक है, आम जनता ये सब आ जाते हैं तृतीय स्टेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिलाओं ने तैयार किया? ठीक है, तो कौन सी महिला इसका तैयार किया था? तो 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओलंपे डी गॉर्जियस ने तैयार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। 43 में क्या है? 7 वर्षीय युद्ध, ठीक है, या सप्तवर्षीय युद्ध हम इसे कहते हैं। ठीक है, 1756 से लेकर 1763 तक लड़ा गया था। 7 वर्ष का युद्ध था ये। परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौज की हार हुई थी? अच्छा, तो किस देश की फौज की हार हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो युद्ध जो था ये इंग्लैंड और, ठीक है, अगर हम बता दें, ये युद्ध इंग्लैंड और, ठीक है, और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, जिसमें से किसकी हार हुई थी? तो फ्रांस इसमें हार गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्रांस हार गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को चलते हैं। 44 में क्या है? आइए, प्रथम अफीम युद्ध। तो प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? ये भी याद रखना, 1839 से लेकर 1842 तक। ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। का समापन करने वाली संधि थी, तो कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा नानकिंग के संधि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है? आइए, यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यूटोपिया का लेखक कौन था? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस मोर। ठीक है, ऑप्शन मेरे आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। 46 में क्या है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? ठीक है, तो इसके जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? ये हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को चलते हैं। 47 में क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? ठीक है, तो कौन सा देश हुआ था? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को चलते हैं। 48 में क्या है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्स को 16 दिसंबर 1773 के सैमुअल एडम्स ने नेतृत्व में समुद्र में फेंका गया है। ठीक है, तो इस घटना को किस नाम से जानते हैं? तो इस घटना को हम लोग बोस्टन के टी पार्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 49 को चलते हैं। 49 में क्या है? आइए, 29 अप्रैल 1954 को, ठीक है, पंचशील निम्न देश में, मतलब किस देश के बीच समझौता हुआ था? तो पंचशील समझौता जो था ये भारत और चीन के बीच में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? तो 29 अप्रैल, याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता किस देश के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को चलते हैं। 50 में क्या है? आइए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, पहले कल भी बताया था आप लोग को कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई। ठीक है, एक मिनट, हाँ, चलिए, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 28 जुलाई को शुरू हुआ था। ठीक है, और इसकी समाप्त हुआ था आपका 11 नवंबर, ठीक है, 1918 को समाप्त हुआ था। तो इसका कारण पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कल भी आपका बताया गया था। तो फर्डिनेंड की सेराजोवा में हत्या इसका कारण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 में क्या है? आइए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1665 ईस्वी में करवाई? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1665 में क्या किया था? तो गुरु तेग बहादुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये केवन नंबर के गुरु थे? चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये केवन नंबर के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम
खोजकर्ता 1921 में कौन था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में आपका हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था। और 1922 की अगर हम बात करें तो 1922 में आपका, ठीक है, कौन सा सभ्यता था आपका? ये एक था आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन थे? तो रखाल दास बनर्जी। ठीक है, जिनको आपका 1922 में हुआ था। मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन थे? तो रखाल दास बनर्जी। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन में भी नहीं दिया है, जो बताते हो। तो 1922 में खोजा गया था मोहनजोदड़ो को। चलिए ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? ठीक है, तो काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। 54 में क्या है? निगुण संत कबीर के गुरु कौन थे? ठीक है, तो इनके गुरु कौन थे? याद रखिएगा, रामानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिए लखनऊ से कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो लखनऊ से कौन थे? तो आपको मालूम होगा, बेगम हजरत महल थे आपका लखनऊ से। ठीक है, अच्छा, कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो ये हो जाएगा आपका आरा या बिहार से भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुंवर सिंह थे। रानी लक्ष्मीबाई ये तो हो जाएगी आपका झांसी से। और तात्या टोपे, तो तात्या टोपे के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तात्या टोपे जो थे ये आपका कानपुर के नाना साहब के सैन्य अधिकारी थे, याद रखिएगा। ठीक है, सैन्य अधिकारी में आता है तात्या टोपे का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के चलते। 56 में क्या है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है वो कहाँ किया था? तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को चलता है। 57 में क्या है? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? ठीक है, तो वह किस किस के बीच में हुआ था? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कलकत्ता से आगरा के बीच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? ठीक है, तो भारत का समुद्री मार्ग की खोज सबको पता होगा, वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? तो बाई डेट याद रखना है, 17 मई 1498 को। ठीक है, 1498 को किया था, यह बाई डेट में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? आइए, कौन सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ये आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को चलते हैं। 60 में क्या है? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो किसने किया था? ये आरबीआई ने किया था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को चलते हैं। 61 में क्या है कि कौन, ठीक है, एक युग्म सुमिलित है, कौन सुमिलित है देखना है। तो ब्लू बुक, तो ब्लू बुक आपका यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन को हम ग्रीन बुक कहते हैं, ये भी सही है। जापान और बेल्जियम सरकार के आधिकारिक रिपोर्ट को हम ग्रे बुक कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि सभी का सभी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 के चलते। 62 में क्या है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थे? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्यों चलते। 63 में क्या है कि किस लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? ठीक है, तो कौन तैयार करता है? तो 63 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा एथनोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते। 24 में क्या है? आइए कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये क्या नाम है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पम्पास। ठीक है, अच्छा, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? देखिए ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये सबको पता होगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। ठीक है, तो किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मृत सागर में। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, तो कोकल प्लेट्स जो है किसके मध्य पाई जाती है, ये हो जाएगा मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में। ऑप्शन नंबर ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्या है, तो 69 में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंटोस को जाना जाता है। 70 नंबर में क्या है कि कौन सा एक स्थल रूप देश है, तो स्थल रूप देश कौन है, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हंगरी, स्थल रूप देश है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, 71 का राइट आंसर हो जाएगा बोर्नियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 में क्या है, किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो कौन क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा पंपास में नहीं है। ठीक है, अच्छा वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, कौन सा देश है जो रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्यों चलता है। 74 में क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर, ठीक है, विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर, मतलब अमेरिका को छोड़कर दूसरा देश आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो 74 पे कौन हो जाएगा, सऊदी अरब। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 में क्या है, आइए चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है, सीमारहित सबसे बड़ा देश है, सीमारहित सबसे बड़ा देश है, तो सीमारहित सबसे बड़ा देश कौन है, ये हो जाएगा आपका जापान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है, तो उत्तर से दक्षिण पूछा है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्यों चलते हैं। 77 में क्या है कि निम्न में से कौन सा ब्रांड द्वारा, ठीक है, भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। ठीक है, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मसाला ब्रांड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। 78 में क्या है कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था, तो कौन सा समिति का गठन किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका नीरज कुमार गुप्ता समिति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। 79 में क्या है, आइए निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो कौन सक्षम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निर्यातकों पर अधिक कर लगाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्यों चलते हैं। 80 में क्या है, आइए किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वी राव ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्यों चलते हैं। 81 में क्या है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत, मतलब क्या थी, कितना प्रतिशत थी, ये पूछा जा रहा है आपका से। ठीक है, तो 81 का क्या हो जाएगा, 17.64%। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ है, तो भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ है। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राजा जी चेलिया समिति के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को चलते हैं। 83 में क्या है, आइए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, ये हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को चलते हैं। 84 में क्या है, लेखानुदान बना है, ठीक है, तो किससे बना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, आइए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये सबको पता होगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी
भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो कौन रखता है? 86 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को चलते हैं। 87 में क्या है? आइए, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में से निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? ठीक है, तो सूचीबद्ध कौन है? तो 87 का हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। देखिए पहले क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। ठीक है, छोटे प्रारंभिक मानदंड, ये तो गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा, ये भी तो कहीं ना कहीं सही जा रहा है। सीडीपी में अगर सोचिएगा तब यहाँ तो ये लागू नहीं होगा। भाग 4 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 87 का? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 के चलते हैं। 88 में क्या है? उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ठीक है, चलिए, तो भारत के नागरिकों से प्राप्त क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सही है। कानून के क्षमता समता, ये भी आपका सही है। बाकी सब आपका नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये गलत हो जाएगा ना। कानून जो है, इसीलिए तो हम रुक रहे थे। कानून के समझ समता, ये आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए, तो इसके बाद क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार, तो ये बिल्कुल सही है, यानी पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट। चलिए, तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ही बोला जाता है उस मौलिक अधिकार का चयन करना था जो कि भारत के नागरिक को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो भारत के नागरिक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, अल्पसंख्यक के आधार पर प्राप्त है, और गैर नागरिक को नहीं है। ये दोनों गैर नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, अगर गैर नागरिक कोई भी आते हैं भारत देश में तो उसका जीवन का, उसका मतलब स्वतंत्रता का हमें संरक्षण करना है ना। ठीक है, इसीलिए आपका एक सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को चलती है। 89 में क्या है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल, तो क्या होती है? तो केवल याद रखिएगा समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को चलते हैं कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो कौन सी अवधि तक का? तो 2 माह की अवधि तक अनुपस्थित है तो उसको बहिष्कार कर दिया जा सकता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 में क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। 91 में क्या है आइए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो किस मतलब कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा? तो याद रखिएगा अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 के चलते ये आपको मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। संघ सूची, तो संघ सूची में 97 विषय है। ठीक है, राज्य सूची, तो राज्य सूची में 6 विषय हैं, और समवर्ती सूची में आपका 47 विषय है। ये जब मूल संविधान बना था तब। अगर अभी वर्तमान की बात कीजिएगा तो वर्तमान में देखिए चेंज होता है। ठीक है, वर्तमान में चेंज हो गया था। 97 के जगह पे कितना हो गया है? तो याद रखिएगा ये आपका 98 हो गया। लेकिन अगर आपके पास पुराना लूसेंट होगा तो उसमें आपको 100 दिखाएगा। ठीक है, अगर पुराना लूसेंट होता है तो उसमें आपको 100 दिखाएगा। आगे देखते हैं 47 की जगह पे कितना हो गया है? तो ये आपका हो गया टोटल 59। ठीक है, 59 हो गया है। चलिए अभी 66 के कितना हो गया है? ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 52। चलिए तो इसका देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है? आइए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए, ठीक है, कैसा बहुमत चाहिए? एक अगर कोई नया राज्य बनाना है तो उसमें संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? अगर कोई भी नया राज्य बनाना है तो, ठीक है, तो याद रखिए साधारण चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को चलते। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 में क्या है? संसद के दोनों सदनों के समझ वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है
कि प्रजातीय भेदभाव का किसका उल्लंघन है। तो प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है, तो 96 का हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत का उल्लंघन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को चलते हैं। 97 थोड़ा सा बड़ा है। निम्नलिखित में से गलत बयान को चुनना है, ठीक है। इसमें गलत बयान क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी पढ़ लीजिए, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर, ठीक है, देश को विखंडित करने में सहायक होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। विखंडित लोकतंत्र नहीं करता, वो तो जोड़ के रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को चलते हैं। 98 में क्या है कि किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो 98 में याद अधिकतम अगर पूछे तो 500 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है। सांप्रदायिकता का सही अर्थ होता है अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। चलिए तो 100 में क्या है कि स्वरोचित संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है, ठीक है। ये किसका अनिवार्य लक्षण है, ये हो जाएगा आपका राज्य का अनिवार्य लक्षण है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 को ख़त्म कर लिया है, कल हम लोग टेस्ट सीरीज 5 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए जय हिंद जय भारत।